वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 66। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। अब कृष्ण ऋषिकेश में था। ऋषिकेश में उसको एक नया साथी, एक नया पार्टनर, एक नया पड़ोसी नीलम के रूप में मिल गया था, भले ही 15 दिन के लिए ही सही। अब आगे क्या होना है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, दूसरे दिन टिंग टोंग सबकी बेल बोल गई और जितने भी बंदे और बंदियां थे सब अपने रूम से बाहर निकले तैयार होकर और सब मेडिटेशन रूम की तरफ जाने लगे। किसी ने पीछे से कहा कि क्लीन शेव में मुझे अच्छे लगते हैं लोग, पर पड़ोसी अगर शेव ना भी बनवाए तब भी ठीक है। कृष्ण ने पीछे पलट कर देखा तो नीलम मुस्कुरा रही थी, बोली गुड मॉर्निंग। तो कृष्ण ने भी बोला गुड मॉर्निंग। तो कहा आप शेव नहीं बनवाते हैं क्या, या कोई गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है आपकी? ये सुनकर कृष्ण हंस पड़ा, कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। तो नीलम ने बोला टाइम ना निकालने वाले लोग तो बहुत ही आलसी होते हैं, और जहाँ तक मैं आपको देखती हूँ आप तो काफ़ी फिट हैं, मुझे नहीं लगता आप आलसी हैं। दोनों ने एक दूसरे को देख के मुस्कुराया और फिर मेडिटेशन रूम में जाकर बैठ गए। 1 घंटा मेडिटेशन करने के बाद सबको कैंटीन का रास्ता दिखाया गया, जहाँ सब ने सात्विक भोजन करना आरंभ किया। सात्विक भोजन मतलब एकदम सिंपल भोजन था। कृष्ण और नीलम साथ ही साथ एक ही टेबल पे बैठे और खाना खाने लगे। तो नीलम ने बोला प्रयागराज कैसी जगह है? तो कृष्ण ने हंसकर बोला कोई ख़ास जगह नहीं है। अगर प्रयागराज में प्रयागराज के लोग ना हो तो फिर प्रयागराज खास नहीं है। प्रयागराज में सबसे खास वहाँ के लोग हैं। तो कहा अच्छा जी, ऐसा क्या? तो कहा मुझको तो ऐसा ही लगता है, क्यों आपके लखनऊ में ऐसा नहीं है? तो नीलम ने हंसकर बोला लखनऊ तो नज़ाकत की नगरी है, वहाँ पर तो जो भी आता है चाहे कितना भी हार्ड हो वो सॉफ्ट हो जाता है। वहाँ दोस्ती और हर चीज़, वहाँ की मिट्टी ही ऐसी है कि हर चीज़ को वो सॉफ्ट कर देती है, प्यार भर देती है उसमें। कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराया और बोला अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना मैं अपना ट्रांसफ़र लखनऊ ही करा लूँ। जिस तरह से आप बता रही हैं प्रयागराज तो ठोस चट्टान जैसा लगता है। नीलम ने कहा क्यों नहीं, आइए ना लखनऊ। तो फिर इसी तरह बात होती रही। इसी तरह घंटों बीतते गए और घंटे दिन में कन्वर्ट हो गए और दिन धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब 1 हफ्ता हो गया था। रोज़ नीलम और कृष्ण साथ में खाना खाते, साथ में मेडिटेशन करते, साथ में रात में एस्ट्रोनॉमी की क्लासेस में बैठकर रात में चांद तारे सब निहारते रहते। 1 हफ्ते में दोनों को ये सब पता ही नहीं चला कि दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। वो दोनों एक दूसरे की बात शेयर करने लगे और बातों ही बातों में नीलम ने बताया कि उसकी लाइफ भी बहुत ही स्ट्रगलिंग थी। आज से करीब 5 साल पहले उसकी सगाई हुई थी और सगाई में उसका जो फियांसे था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, दैट वाज गोइंग टू बी अ लव मैरिज, उसका फियांसे एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तब से उसने कभी भी शादी के लिए ट्राई ही नहीं किया। उसका शादी नाम के इस पूरी संस्था से मन ही ऊब गया। कहते नहीं हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको मिलते मिलते ना मिले तो फिर आपको किसी और में या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। लाइफ बिकम्स वेरी डल। पर नीलम को देख के ऐसा लगता था कि वो अपने इस गम से काफ़ी हद तक उबर चुकी थी। अब वो वाइब्रेंट थी, थोड़ा हंसती थी और हंसाती थी। इधर कृष्ण जो एकदम गुमसुम
और एकदम पंगु जैसा हो गया था, नीलम के संगत में फिर से मुस्कुराने लगा। उसको राधा की कमी रहते रहते तो खलती, पर वो सोचता चलो राधा खुश होगी, अगर खुश ना होती तो मुझे एक बार कॉल तो करती। उसने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। कोई बात नहीं। कुछ दिनों के पश्चात जब 10 दिन हो गए थे, नीलम ने कैंटीन में बोला, क्या तुमने कभी राधा को फिर से कॉल किया? कृष्ण खाते खाते रुक गया। उसने बोला, यार तुम मत याद कराओ ऐसी चीज़ें जो मैं याद नहीं करना चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ में पेनफुल एपिसोड्स की तरह हैं कि जब भी आती हैं पेन देकर जाती हैं। तो नीलम ने कहा, नहीं, अपने पेन को फेस करना सीखो। देखो कि तुम अपने इस पेन को कहाँ तक ले जा सकते हो और क्या कर सकते हो। तुमको भी अपनी लाइफ जीनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम रुक्मणी को ज़्यादा ध्यान दो तो हो सकता है रुक्मणी ही राधा बन जाए। कृष्ण बोला, अभी तुम्हें रुक्मणी के बारे में पता नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में मैंने ये देखा कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, रुक्मणी का पेट में कभी नहीं भर सकता हूँ। रुक्मणी की आशाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं एकदम ही अलग हैं और समाज में वो उसका संबंध अच्छा होगा, पर मेरे साथ उसका संबंध एक दुश्मन जैसा है। मैं कभी अगर बाहर भी निकलता हूँ तो बिना जली कटे सुने नहीं निकलता हूँ। कोई भी बढ़िया काम करने निकलता हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि रुक्मणी पकड़ कर मुझे 4 बातें न सुना दे और 4-5 बद्दुआओं और गालियों के अलावा उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रह गया है। और ये सालों साल से चल रहा है। नीलम ने कहा, हो सकता है राधा के बारे में जानकर उनके मन में विष भर गया हो। आखिर कौन औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड किसी और औरत के पास चला जाए। कृष्ण ने बोला, मैं भी कहीं जाने की इच्छा नहीं रखता था नीलम, लेकिन इतने रूखे स्वभाव ने और इतने कड़वे स्वभाव ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कहीं ना कहीं तो गिरता। जो कोई भी मुझे सहारा देता मैं उसका हो जाता। तो ये तो होना ही था, वो तो बस एक बहाना था। तो नीलम बोली, खैर ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है और पर्सनल लाइफ है, पर मैं तो ये कहूँगी कि जब सब कोई अपने अपने रास्ते चल दिए हैं तो आपको अपने घर पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। कृष्ण ने बताया कि रुक्मणी ने बच्चों के मन में भी बारूद भर दिया है और अब ऐसी जगह जाना जहाँ केवल शेम ही शेम है वहाँ ठीक नहीं है। जहाँ आपका सम्मान नहीं है, अगर वहाँ बार बार आप जाएंगे तो आपको केवल एक ही चीज़ मिलेगी, वो मिलेगा अपमान। तो अब उस जगह जाकर बार बार अपना अपमान कराने की इच्छा मेरे अंदर तो नहीं है, ऐसा कृष्ण ने कहा। नीलम जो बहुत ही समझदार थी और अब कृष्ण की एक अच्छी हितैषी दोस्त बन गई थी और जिसको कृष्ण के दिल के कई राज पता चल गए थे, दोनों एक दूसरे पे बहुत भरोसा करने लगे थे। कई ऐसी बातें जो नीलम की बहुत ही प्राइवेट लाइफ की थी या जो उसने झेली हुई थी, उसने कृष्ण के सामने बोली और कृष्ण ने भी अपने जीवन के कई कड़वे सत्य नीलम को बताए थे। अब दोनों एक पक्के दोस्त की तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये नीलम के लिए भी ज़रूरी था और कृष्ण के लिए भी। नीलम के मन में भी जो जहर इतने 5 सालों से इकट्ठा था अपने फियांसे को खोने के बाद, उसको निकालने के लिए उसे एक जगह चाहिए थी, जो जगह उसे अभी तक कहीं नहीं मिल रही थी और किसी के पास नहीं मिल रही थी। हर इंसान को रोने के लिए एक कंधा चाहिए। जब आपको कंधा नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी कंधा ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा कंधा जहां आप 2 मिनट रुक कर सो सकें, शांत हो सकें, अपने मन को खोल सकें। कोई ऐसा चाहिए हर एक को जो
अपने मन की बातें आपके साथ शेयर करें और आप उससे अपनी मन की बातें शेयर करें। जहाँ कोई बंधन ना हो, जहाँ कोई रुकावट ना हो, जहाँ कोई शंका ना हो, जहाँ कोई पटयंत्र और षड्यंत्र ना हो, जहाँ कोई बद्दुआएं ना हो, जहाँ कोई सही और गलत ना हो, जहाँ कोई जज ना कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और शायद कृष्ण की लाइफ में ये एक अच्छा समय था, क्योंकि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था जिसके सामने वो खुलकर बातें कर रहा था। भले यह दोस्ती 10 ही दिन की थी, पर दोनों ने अपना मन एक दूसरे के सामने खोल दिया था, इसीलिए दोनों की निजी बातें एक दूसरे को पता थी। कृष्ण बोला कि देखो नीलम, मुझे अपनी पत्नी से कोई भी शिकवा या गिला नहीं, पर जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती है तो मेरे लाख कुछ भी करने से, कैसे भी करने से, उसको केवल एक बहाना चाहिए मुझसे लड़ने के लिए। अभी मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो वो बैठकर इंतज़ार कर रही होगी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी करी जाए जिससे मेरी हानि हो जाए। मेरे घर वालों के साथ तो उसका अच्छा संबंध है, पर मेरे घर वालों का संबंध मेरे से अच्छा नहीं है। उनको अपना छोटा बच्चा ही ज़्यादा पसंद है। और रुक्मणी के मन में ये है कि अगर वो मेरे हानि करेगी तो उसकी जीत होगी। उसको यह नहीं समझ में आता कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर मेरी हानि हुई तो उसकी भी होगी। पर अब इन सब चीज़ों का, सवालों का, बातों का समय निकल चुका है। अब मैं बहुत आगे निकल आया हूँ। जितना डैमेज रुक्मणी ने मेरे मन को किया हुआ है, अब वो डैमेज इरिवर्सिबल है। पहले तो मैं हमेशा माफ़ कर दिया करता था, झुक जाता था। ठीक है, थोड़ी गलती मेरी, थोड़ी गलती उसकी, लेकिन झुक मैं जाता था ज़रूर। लेकिन अब मुझको ये लगा कि मेरा झुकना बेकार था। जब हमारी चाहत ही नहीं है किसी को, तो हम उसके सामने लाख अपना सर पटकेंगे, कुछ नहीं होगा। तुम यकीन मानो नीलम, कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं बोलती हूँ कि घर छोड़ने का जो प्लान तुम बना रहे हो, ये अपने दिमाग से निकाल दो। देखो देखो नीलम, मेरी बात ध्यान से सुनो। कृष्ण ने कहा, मैंने 20 साल, अपनी लाइफ के बेहतरीन 20 साल उसको दे दिए, और उसका फल उसने जो मुझे दिया है, उससे मुझे ये पता चला कि आने वाले जो 20 साल में और जीऊँगा, उसमें मैं कैसे जीऊँगा। ऐसे ही लड़ते लड़ते, ऐसे ही गालियाँ खाते खाते, ऐसे ही तिरस्कार होते होते। इस कठिन दर्द को मैं झेल नहीं सकता। इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं था। पैसा, धन, इसको मैंने कभी भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने हमेशा तवज्जो दी रिलेशनशिप्स में, मतलब, लेकिन इन रिलेशंस में जिनमें मैंने अपनी पूरी जीवन इन्वेस्ट कर दिया, इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। इसलिए अब मैं एकांत चाहता हूँ। मैं कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ इस झंझट से। अब मैं इस दर्द में और नहीं रहना चाहता। तो नीलम ने कहा, तो ठीक है, हम तो तुम्हें दर्द नहीं देते हैं, लखनऊ ही ट्रांसफ़र करा लो। प्रयागराज से भी दूर रहोगे और तुम्हारा दिमाग भी सही रहेगा। फिर जब सही हो जाएगा तो चले जाना। ये सुनकर कृष्ण की आंखें चौंधिया सी गई और उनमें अलग सी चमक आ गई। बोला, आइडिया तो अच्छा है कृष्ण, आइडिया तो अच्छा है। रुक्मणी से भी दूर और राधा से भी दूर, सब बखेड़ों से दूर, मैं अपना किनारे एक कोने लखनऊ में तुम्हारी बकबक सुनते सुनते अपना समय काट सकूंगा। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। इसका 5th पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा। आई होप आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा कि कृष्ण जब घर वापस पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है, रुक्मणी क्या नया दांव खेलती है, या राधा से क्या उसका फिर से संपर्क होता है, और नीलम जो उसकी नई दोस्त बनी है, कहीं रुक्मणी के चपेटे में ना आ जाए। क्योंकि जो भी दोस्त कृष्ण का है वो तो रुक्मणी का दुश्मन बन ही जाता है।
तो ये जानने के लिए कल का एपिसोड ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका दिन मंगलमय हो।